हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्रम में संज्ञा पढ़ेंगे। अब आ जाइए, देखिए संज्ञा। संज्ञा का अर्थ संज्ञान होता है। अब देखिए संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज की जानकारी या उसकी पहचान। तो संज्ञान के अर्थ में आ जाइए। संज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज की जानकारी या पहचान। अब देखिए, किसी भी चीज की जानकारी या पहचान के लिए उस वस्तु का नाम होना बहुत जरूरी होता है। यदि उस वस्तु का नाम नहीं है तो आप उसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये चीज क्या है। जैसे मार्कर को ही ले लीजिए, मैंने इससे कहा कि ये क्या चीज है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से बताएंगे तो आप यही कहेंगे कि सर हैं, व्हाइट बोर्ड में लिखते थे और लिखने वाली वस्तु है। लेकिन आपको यदि नाम पता है तो सीधे आप बता देंगे ये मार्कर है। तो इस प्रकार से आपकी ये जानकारी निश्चित मानी जाएगी। तो और आपकी पहचान ये कहा जाएगा कि आप उस वस्तु को पहचानते थे। तो इसलिए किसी भी चीज की जानकारी या पहचान के लिए उस वस्तु का नाम पता होना बहुत जरूरी होता है। तो संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? संज्ञान। संज्ञान का अर्थ हुआ जानकारी या पहचान, और जानकारी या पहचान के लिए जो है उस वस्तु का नाम होना जरूरी होता है। अब आ जाइए, संज्ञा कहते किसे हैं। तो देखिए, इस संसार में जो भी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, मेज ले लीजिए, कोई जानवर ले लीजिए, शेर ले लीजिए, गाय ले लीजिए, कोई भी चीजें यदि हमें दिखाई देती हैं तो वो संज्ञा है। ठीक। अब आ जाइए संज्ञा की उस परिभाषा में जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या होती है? देखिए, परिभाषा। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो संज्ञा के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए, या उसके भाव। भाव का अर्थ होता है उस वस्तु का गुण या उसकी पहचान। अब देखिए, भाव का अर्थ होता है गुण होता है, दशा होता है। देखिए, अब क्या बचा? इस संसार में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इस संसार में या तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति माने सजीव वस्तु हैं, या तो वस्तु हैं, वस्तु माने निर्जीव वस्तु हैं, या तो कोई स्थान है। स्थान का अर्थ जैसे आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, और उसका भाव मतलब किसी व्यक्ति और वस्तु का भाव। भाव का अर्थ तो होता है गुण या दशा। तो इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा बन गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में कुछ भी बचा नहीं। इस संसार में कोई भी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं वो बची नहीं। या तो व्यक्ति है, या तो वस्तु है, या तो स्थान है, या तो उसका गुण या दशा या स्वभाव है। ठीक। अब आ जाइए संज्ञा के प्रकारों में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार।
तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा, पांच प्रकार की होती है। अब देखिए संज्ञा 5 प्रकार से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक नंबर 1। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि उस जैसा इस संसार में कोई दूसरा ना हो। व्यक्ति माने व्यक्तिगत, व्यक्तिगत माने उस जैसा इस संसार में कोई दूसरा ना हो, मतलब उसका नाम ले तो उसी का बोध हो और उसके जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे इसमें आ गया राम। अब देखिए राम जैसे मैंने लिया तो किसी भी व्यक्ति का इस संसार में नाम हो सकता है राम, लेकिन प्रत्येक राम एक दूसरे से भिन्न होगा। चाहे तो आयु में भिन्न हो, चाहे तो रूप रंग में भिन्न हो, चाहे जिस रूप में भिन्न होगा, लेकिन वो राम प्रत्येक राम से भिन्न होगा। इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह ले लीजिए जैसे आगरा। इस संसार में मान लीजिए दूसरे गांव का नाम आगरा रख दिया गया, तो या तो ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आगरा, दूसरा यदि भोपाल में हो गया तो कह दीजिए भोपाल के गांव के नाम का आगरा। मतलब किसी न किसी रूप में वो भिन्न होगा, चाहे स्थान में भिन्न हो, चाहे अपनी जो है स्थिति में भिन्न हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि इस संसार में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा का अर्थ जानने से पहले हमको अभी जाति के बारे में जान लेना चाहिए। तो जाति का अर्थ होता है कि जैसे ही उसका नाम ले तो उस जैसे जितने भी हों सभी का बोध हो जाए। जैसे मैंने कहा पंडित जी, तो पंडित जी इस संसार में मैंने पंडित जी संबोधन किया किसी भी जगह में, किसी भी सभा में, तो जितने भी पंडित जी होंगे सभी कहें, सभी का बोध हो जाएगा। जैसे मैंने यादव जी कहा तो यादव जी माने जितने भी संसार में यादव होंगे सभी का बोध हो जाएगा। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का अर्थ हुआ कि ऐसी संज्ञा जिसका नाम लेने पर उस जैसे जितने भी हैं सभी का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे जैसे मान लीजिए पंखा हो गया, एक पंखा का नाम लिया, उस जैसे जितने भी पंखा हैं सभी का बोध हो गया। अब पंखा हो गया, मान लीजिए जो है गेहूं हो गया, मैंने गेहूं का नाम लिया तो जितने भी संसार में गेहूं हैं सभी का बोध हो गया। अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का अर्थ होता है, अभी तक आपने परिभाषा में पढ़ा ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव को, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो व्यक्ति, वस्तु के गुण, स्वभाव, दशा होगी उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे भाव में आ जाता है अब क्रोध, दया, ईर्ष्या, ये जो व्यक्ति की भावनाएं होती हैं ये भी सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा जैसे मनुष्यता, ये व्यक्ति का गुण होता है। जैसे हो जाएगा लालिमा,
अभी आप इसको, मैं सिर्फ आपको प्रकार बता रहा हूँ, इसके बाद प्रत्येक प्रकारों को विस्तृत पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, तो अब आ जाइए चौथे नंबर में, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक प्लस जातिवाचक से बनेगी। समूह का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष में निश्चित दायरे में उस चीज का इकट्ठा होना, मतलब जहां पर संज्ञा का किसी निश्चित दायरे में इकट्ठा होने का भाव पाया जाएगा वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। तो जैसे मेला हो जाएगा, ठीक है, गुच्छा हो जाएगा। अब आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ होता है, लिख दो पहले, द्रव्य वाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकेगा उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो मापा, जैसे तेल हो गया, चावल हो गया, ठीक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा जातिवाचक संज्ञा से बनेगी, मतलब जो जातिवाचक संज्ञा रहेगी वही द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगी। लेकिन जिसको मापा या तौला जा सकेगा उसको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। यदि मान लीजिए दोनों विकल्प साथ में आ गए, यदि जातिवाचक भी आ गया और द्रव्यवाचक भी आ गया, तो हमेशा उसको द्रव्यवाचक संज्ञा माना जाएगा। ठीक, इस प्रकार से संज्ञा के 5 प्रकार बता दिए गए। अब देखिए, यदि सपोज दैट इस प्रकार से आ गया कि संज्ञा को उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर भी संज्ञा को बांटा गया है। तो यदि प्रश्न में आ गया कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको मानना पड़ेगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की रहेगी। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। अब उत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट, मतलब किस प्रकार से संज्ञा बनती है। तो उस प्रकार से संज्ञा जो है 3 प्रकार की मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन यदि पूछ लिया गया कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार माने गए हैं। प्रयोग के आधार पर पर 5 प्रकार। प्रयोग माने होता है किस प्रकार से प्रयोग की जाती है या बोली जाती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की रहेगी। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की रहेगी। यदि किसी भी पेपर में यह पूछ लिया गया संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको 5 प्रकार मानना। यदि ये पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 बताना है। यदि पूछा गया कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 बताना है। इस प्रकार से हमने जो है संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं संज्ञा के प्रत्येक प्रकारों को विस्तृत पूर्वक बताऊंगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक और द्रव्यवाचक कोई भी संज्ञा रहेगी, प्रत्येक को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही।